हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके पहले पार्ट में हमने जो है वन के बारे में बात की थी, वन जीव संसाधन के बारे में बात की थी, हम वन रिपोर्ट 2019 के बारे में बात किए थे। ठीक है, IUCN के अनुसार प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को किस प्रकार जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, सामान्य जातियां क्या होती हैं, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ, स्थानिक, लुप्त, ये सारी जातियों के बारे में हमने देखा था। और आज हम बढ़ेंगे इसके आगे की ओर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हिमालय यव संकट में। तो हिमालय यव क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये होता है चीड़ की प्रकार। ठीक है, चीड़ जो है एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से ना टेक्सोल, ध्यान रखेंगे, टेक्सोल नामक केमिकल यानी कि रसायन निकाला जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और इससे बनाई गई दवाई ना विश्व में सबसे अधिक बनने वाली कैंसर औषधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अत्यधिक निष्कासन से यानी कि निकलने से ना इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। अब ये देख लीजिए कि पिछले एक दशक में ना हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में ये जो है यव जो है हजारों पेड़ इसके सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता, अच्छा जैव विविधता थोड़ा सा टर्म आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैव विविधता का मतलब होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, जैव विविधता, जैव हो या जीव, और विविधता जो है इसकी विभिन्नताएं यानी कि जीव की विभिन्नताएं। ठीक है, यानी कि जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या फिर कह लीजिए उनकी विशेषताएं जो होती है ना, वो होती हैं जैव विविधता। ठीक है, इसमें जीव जंतु, पक्षी, पादप और दूसरे जानवर, यह सभी जैव विविधता में आते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हम रेगिस्तान का उदाहरण लेते हैं, रेगिस्तान में पौधे देखेंगे तो वह अलग अलग मिलेंगे, और जहाँ वे जीव जो है अलग मिलेंगे वहाँ जानवर अलग मिलेंगे। और अगर हम जलीय क्षेत्र को के जीवों को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ के जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे अलग अलग मिलते हैं, यानी कि उन सभी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं उनमें। ठीक है, और यही है जैव विविधता। ठीक है, अगर हम एक जो है सिंपल तरीके से देखें तो हम ये बात करते हैं कि किसी भी जीव या फिर जंतुओं के रहन सहन, उसके खान पान, उसकी दृष्टि जो है दूसरे जंतुओं से अलग होती है। तो इसे कहते हैं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा जैव विविधता का। अब भारत के रेफरेंस में बात करते हैं। तो देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश। अब जाहिर सी बात है, वन्य पेड़ों को काटेंगे, वही तो आवास है वन्य जीवों के। ठीक है, तो वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना या फिर हंटिंग करना, शिकार करना, आखेटन करना। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण करना, विषाक्तीकरण यानी कि टॉक्सिसिटी फैलाना, दावानल यानी कि आग लग जाना जो है जंगलों वनों में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल है। तो पर्यावरण विनाश के ना अन्य मुख्य कारकों में जो है संसाधनों का असमान बंटवारा भी है। यानी कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक क्षेत्र में संसाधन जो है अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं, उनका जो है असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव में जिम्मेदारी की असमानता, ये सारी चीज़ें शामिल है। देखिए, आमतौर पर ना विकासशील देश में पर्यावरण विनाश का जो है मुख्य दायित्व अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। आप सभी को पता है कि भारत जो है दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताती हूँ। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो अपने रहने के लिए स्थान ढूंढेंगे, खाने के लिए जो है खाना ढूंढेंगे, और जो है जोने बोतने के लिए क्या करेंगे, ज़मीन ढूंढेंगे। ठीक है, तो रहना खाना ये तो उनकी मूलभूत जो है नीड है। ठीक है, तो इन नीड्स को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, ये प्रकृति का ही तो दोहन करेंगे। ठीक है, कृषि करेंगे तो वहाँ के जो है पेड़ पौधों को साफ करके करेंगे, आवास स्थापित करेंगे तो वहाँ के जो है वन संसाधनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वनों को साफ करेंगे, तो क्या होगा, ये जनसंख्या को माना जाता है पर्यावरण विनाश का मुख्य दायित्व। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, ये ना अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन अगर उपभोग देखें तो एक सोमाली नागरिक के औसत के उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। अब आप ये देख लीजिए, अगर भारत के रेफरेंस में देखें तो भारत के 5% धनी लोग ना 25%
गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन का उपभोग जो है पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि अमीरों द्वारा जो है नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है? अमीर लोग जो है गाड़ियाँ रखते हैं, एक नहीं चार चार पाँच पाँच रखते हैं, तो उससे क्या होगा? पेट्रोल का यूज़ होगा, पेट्रोल का यूज़ होगा तो जो है विषैला धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज़ होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगी तो वो कहाँ जाएगी? पर्यावरण में जाएगी, पर्यावरण में जाएगी तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ। और इन 5% लोगों की ना पर्यावरण रख रखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने में इनकी 1% सहभागिता नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि कौन, क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। अब आइए एक चीज़ और जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो है आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं और 1/3 जलमग्न यानी कि जल में डूब चुके हैं। ठीक है, और जो है भूमि सूख चुकी है। ठीक, और जो है 70% धरातलीय क्षेत्र में जो है प्रदूषित हैं और जो है 40% मैंग्रोव वन। यहाँ पे अगर बात आ रही है मैनग्रूव वनों की तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैनग्रूव वन की। देखिए, मैनग्रूव जो वृक्ष होते हैं ना, ये जो है खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। तो ये जनरली तटीय क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई नदी या फिर किसी सागर में बह रही होती है तो जिससे जो है जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। तो ये जो मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये जो है तट को स्थिरता प्रदान करते हैं और जो है बहुत प्राणी, मछली, पक्षी जातियां यहाँ पे निवास करती हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या हुआ है? जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण ना हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियों के लुप्त होने की कगार पे पहुंच गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वन जो है एक बहुत मूल्यवान संसाधन है जो हमें क्या क्या देता है? भोजन हो, चाहे रहने की जगह हो। ठीक है, वन्य जीव का आवास भी होते हैं, हमको ईंधन भी देते हैं, दैनिक आपूर्ति जैसे कि देखिए औषधीय सामग्री जिसमें आप लिखते पढ़ते हैं यानी कि कागज़ भी प्रदान करते हैं। वन जो है पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति और जो है ट्रांसफ़र को जो है संतुलित करते हैं। ठीक है, वन क्या नहीं करते ये पूछिए। ठीक है, तो वन जो है ना सारी चीज़ करते हैं और वन विनाश हो जाएगा ना तो आप इमेजिन भी नहीं करते हो कि कर पाओगे कि दुनिया जो है वो खत्म होनी है। ठीक है, मैं पक्का बता रही हूँ। और जो है वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जो है जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश जो है ना सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा है। अब आप ये जान लीजिए कि जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां जो है वनों पर आधारित समुदाय में निर्धन होते जा रहे हैं। कैसे निर्धन होते जा रहे हैं? आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये अपने खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म ये सब जो है वनों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो गरीब वर्ग में भी जो है महिलाओं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ मूल जातियों का पलायन इसलिए हो रहा है। अब आप देखिए, वन काटेंगे, वन काट के आप अगर वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो क्या होगा? जो उस वन में जातियाँ रह रही हैं तो क्या होंगी? वो पलायन करेंगी, तो उनकी संस्कृतियाँ भी जो है नष्ट हो रही हैं। ठीक है, बांध बनाएंगे जहाँ आप, वहाँ भी आप पेड़ों को साफ करेंगे तो क्या होगा? ये सारे जो है जातियाँ, मूल जातियाँ जो वहाँ की हैं जिन्हें हम जातियाँ जनजातियाँ भी कहते हैं, तो वो तो समाप्त हो जाएंगी। और ठीक है, और अगर मैं बात करूँ गरीब वर्ग में भी महिलाएं जो है ना पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, और कई समाजों में ना खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारियां जो होती हैं महिलाओं की ही होती हैं। और जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती रही है ना तो महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कई बार तो ना उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ तो 1 किलोमीटर चलना भी, 1 किलोमीटर क्या जो है आप 10 कदम या फिर 20 कदम चल लीजिए थोड़ा सा तो थकावट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ देखिए 10-10 किलोमीटर जो है औरतें सिर्फ संसाधन इकट्ठे करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो है संसाधन इकट्ठे करने के लिए जो है संघर्ष करती हैं। ठीक है, इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो काम का समय बढ़ने के कारण ना घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, यानी कि जो है उनको टाइम नहीं दे पाती हैं और जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। और वन कटाई के परोक्ष परिणाम जो हैं, तो देखिए अगर वन की कटाई होगी तो क्या होगा? वन कट गए,
अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो जो है वृक्ष वन ही करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी, ठीक है। हरित गृह प्रभाव को जो है बढ़ावा मिलेगा, है ना। और क्या होगा, और जो है सूखे की समस्या आ सकती है। बाढ़ भी जो है गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस स्थिति में ना गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, ठीक है, बहुत आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। अब आइए बात करें भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। जैसे कि आपको नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि ये सारे प्रयास, ऐसे सारे प्रयास जो वनों और वन्य जीवों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वन और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। ये एक प्रकृति का अस्तित्व की नींव है, ये आप ध्यान लीजिए। और इनका नष्ट होना, विलुप्त होना ना बहुत खतरे का संकेत है, ठीक है। तो संरक्षण के प्रयासों द्वारा पेड़ पौधों पक्षियों की प्रजातियां सुरक्षित रहती हैं और वहीं पे जो है फलती फूलती हैं, जो क्या करती हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन्य जीवन और वनों में ना तेज गति से हो रहे ह्रास यानी कि घटने के कारण जो है इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें ना वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? देखिए, संरक्षण से ना पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, ठीक है। और हमारे जीवन साध्य संसाधन यानी कि जो भी जल वायु मृदा इन सब का प्रयोग हम करते हैं बने रहते हैं। और यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनक के जो है जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी कि जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित रखती हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों का पर जो है निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर जो है मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है, ठीक है। तो जो है ना, अगर मैं बात करूँ 1960 से 70 के दशक की, तो इन दशकों में ना कुछ विद्वानों ने जो है राष्ट्रीय वन जीवन संरक्षण कार्यक्रम की मांग की। 1972 में जो है भारतीय वन्य जीवन कानून, ध्यान रखेंगे, 1972 में भारतीय वन्य जीवन कानून विभिन्न प्रस्तावों के साथ लागू किया गया। यानी कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए ना कार्यक्रम में शिकार पर रोक, उनके आवासों को कानूनी संरक्षण और वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाकर लागू किया गया इस कानून को, ठीक है। इसका परिणाम क्या था? इसका परिणाम स्वरूप जो है केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रयास किए गए हैं संरक्षण के लिए? देखिए, केंद्र सरकार ने ना विशेष जानवरों की रक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें गंभीर रूप से संकटापन्न जानवर जो हैं, जैसे शेर हो गए, समुद्री मगर हो गए, घड़ियाल, कश्मीरी हिरण, हाथी शामिल हैं। अभी हाल ही में जो है भारतीय हाथी, सफ़ेद भालू और चिंकारा आदि के लिए विशेष संरक्षण प्रदान कर संपूर्ण भारत में इसका शिकार और व्यापार पर रोक लगा दी गई है। हम डिटेल तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता रही हूँ कि संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ उठा के पूछ ली जाती है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं बाघ परियोजना के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वन्य जीवन संरचना में बाघ जो है यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने ये पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या जो है अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र, सोचिए, 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। यानी कि बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि होना बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है, ठीक है। तो बाघों की खाल का व्यापार होता है, ठीक है, और उनकी हड्डियों का ना एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण जो है इनकी जातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। चूंकि भारत और नेपाल जो है दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले को मुख्य निशाने पर हैं। अब बात करते हैं, देखिए, प्रोजेक्ट
टाइगर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1973। तो बाघ संरक्षण जो है ना, मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये है बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना। अब देखिए, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का जो है वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, ठीक है, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, ये जो है भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अब देखिए, आपको चीज़ें याद क्या करनी है, ये चीज़ आप ध्यान, अब आपको चीज़ें ये याद करनी है कि उत्तराखंड में कौन सा जो है बाघ के लिए नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन सा है? बांधवगढ़, ठीक है। राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस, केरला में पेरियार, ठीक है। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, संरक्षण के मामले में अगर मैं एक चीज़ और बताऊं तो भारत में ना बहुत से प्राचीन रीति रिवाज वन और वन्यजीव संरक्षण में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। अब देखिए, हमारे देश में ही देख लीजिए कि सदियों से पूजा होती आ रही है नीम की, पीपल के पेड़ की, ठीक है। और जो है प्रकृति की पूजा ना सदियों पुराना जनजातीय विश्वास रहा है, ठीक है, जिसका आधार जो है प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है, ठीक है। और इन्हीं विश्वासों ने ना विभिन्न वन के मूल और कौमार्य रूप से जो है बचा रखा है, यानी कि जिन्हें पवित्र पेड़ों को, यानी कि देवी देवताओं का वन कहा जाता है। पेड़ों की पूजा करते हैं तो उसको काटेंगे नहीं, यानी कि उसका सीधा सीधा संरक्षण करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ छोटा नागपुर के क्षेत्र की, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ना मुंडा और संथाल, ध्यान रखेंगे, मुंडा और संथाल जनजातियां जो है महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगर मैं बात करूं उड़ीसा और बिहार की, तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो है शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है इन जनजातियों ने जो है आम और इमली की जो है संरक्षण किया। तो बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। अब देखिए, संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, यानी कि कीटों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि जैव विविधता में ना सारी चीज़ें, छोटे से छोटे जानवरों से लेके बड़े से बड़े जानवर जो हैं एक खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड वेब और फूड चैन बनाते हैं। फूड वेब फूड चैन बनाएंगे तभी तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा, और पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हम जीवित हैं। पर्यावरण है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं हैं, ठीक है। तो वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। और 1991 में पौधे की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में। यानी कि हमने देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड के रामनगर में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संतुलन संरक्षण जो है से संबंधित है वन नीति, शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सभी, ठीक है। और यदि हम बात करें कि वन ह्रास का, यानी कि वनों के खत्म होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये है कृषि का विकास, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। आगे मैं और आपको सारे नेशनल पार्क जो जो इम्पोर्टेंट है ना, अगले वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। लेकिन अभी हम सिर्फ जो है पिछला रिवाइज कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमने देख ली हैं। अगर मैं बात करूँ टाइगर दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। और अगर मैं बात करूँ ना विश्व वन्य जीव दिवस की, तो ये मनाया जाता है 3
मार्च को। भारत का वन्य जीव संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ रह गई है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। कैसे? वन लगा के, वनारोपण करके। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम देखेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में, और यहीं पे हम ना देखेंगे नेशनल पार्क। सारे नेशनल पार्क में जो है आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगी ताकि आपको वहीं का वहीं याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।